पाठ 6 संज्ञा। नमस्कार, आज से हम विकारी शब्दों को पहली और सबसे बुनियादी श्रेणी पर आ रहे हैं, यानी कि संज्ञा। याद कीजिए, शब्द प्रकार वाले पाठ में हमने बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये 4 विकारी शब्द हैं, यानी इनका रूप वाक्य में बदलता रहता है। आज इसी श्रेणी की पहली कड़ी संज्ञा को पूरी गहराई से समझेंगे। चलिए बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम का बोध कराता है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी चीज का नाम ही संज्ञा है। अब नाम देना जरूरी क्यों? अब सवाल यह है कि नाम देना इतना जरूरी क्यों है? पहला कारण, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह को एक स्पष्ट पहचान मिलती है। दूसरा कारण, जब सब लोग किसी चीज को एक ही नाम से बुलाते हैं तो आपस में बातचीत आसान हो जाती है और इसी बातचीत से भाषा का विकास होता है। और तीसरा कारण है, अगर हर व्यक्ति किसी एक ही चीज को अलग अलग नाम से बुलाने लगे तो ना आपस में बात समझ आएगी, ना भाषा आगे बढ़ेगी और ज्ञान का दायरा बहुत सीमित रह जाएगा। तो चलिए बात करते हैं संज्ञा के 3 भेद के ऊपर। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। पहले बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। यह वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के पूरे वर्ग या जाति को दर्शाता है, यानी यह किसी एक चीज की बात नहीं करता बल्कि उस जैसी सभी चीजों की पूरी श्रेणी को दर्शाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह वह शब्द है जो किसी एक विशेष और निश्चित व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम बताता है, यानी यह पूरी श्रेणी की नहीं बल्कि उसमें से किसी एक खास सदस्य की बात करता है। अब बात करते हैं हम तीसरे भेद की, यानी कि भाववाचक संज्ञा। यह वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह में छिपे हुए भाव या गुण का बोध कराता है। ऐसी चीजें जिन्हें देखा नहीं जा सकता बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब बात करते हैं जातिवाचक के 2 उपभेद। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद माने गए हैं। पहला है धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। यह किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है। और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के पूरे समूह का बोध कराता है। अब हम बात करते हैं विशेष नियम, यानी कि भेदों का आदान प्रदान। अब 3 दिलचस्प विशेष नियम समझिए। ये तीनों भेद हमेशा एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रहते, बल्कि कभी कभी एक दूसरे में बदल भी जाते हैं। पहला, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध न कराकर किसी एक विशेष जाने पहचाने व्यक्ति का बोध कराने लगती है। दूसरा, इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे वर्ग या गुण की बात करने लगती है। और तीसरा, याद कीजिए हमारे शब्द शक्ति वाले पाठ में व्यंजना शक्ति को उसी तरह कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द शक्ति के आधार पर भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है और किसी खास गुण या भावना का बोध कराने लगती है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? अब समझें कि भाववाचक संज्ञा खुद कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञा अक्सर किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में उचित प्रत्यय यानी शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है। प्रत्यय किस तरह जुड़ते हैं इसे हम आगे उपसर्ग प्रत्यय वाले पाठ में पूरी गहराई से समझेंगे। अब बात करते हैं वचन से जुड़ा नियम। अंत में 2 छोटे लेकिन जरूरी नियम याद रखें। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है, इसका बहुवचन रूप नहीं बनता। और इसी तरह धातुवाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में ही रहती है। तो अब चलिए अब इसको याद रखने की ट्रिक समझते हैं। इसको याद रखने के लिए सोचिए, जाति यानी समूह, व्यक्ति यानी एक खास नाम और भाव यानी जो सिर्फ महसूस हो, यानी समूह, नाम, भाव का क्रम याद रखिए और तीनों भेद हमेशा सही क्रम में याद रहेंगे। तो आज हमने संज्ञा के 3 भेद समझे। जातिवाचक जो पूरे वर्ग को दर्शाता है, व्यक्तिवाचक जो किसी एक खास नाम को दर्शाता है और भाववाचक जो सिर्फ महसूस किए जाने वाले भाव को दर्शाता है। साथ ही हमने देखा कि ये तीनों भेद कभी कभी एक दूसरे में बदल भी जाते हैं। अगले पाठ में हम सर्वनाम को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार।